तो भाई +2 क्लास का जो बच्चों ने पहला डाउट पूछा है वो है टॉर्क experienced by an electric dipole placed in uniform electric field. तो भाई देखिए टॉपिक का नाम है कि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। हमें पता लगाना है कि उस टॉर्क की मैग्नीट्यूड कितनी होगी। तो देखिए भाई हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं भाई पैरेलल स्ट्रेट लाइन से। पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन शो करती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो हो गई भाई, ये हमने क्या किया भाई यहाँ पर डाइपोल को रख दिया भाई यहाँ इसके इस पॉइंट पर चार्ज माइनस क्या हो, इस साइड चार्ज होगा प्लस क्या हो, और भाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है भाई 2a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है भाई -.4 से प्लस चार्ज। तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है भाई, हमने मान लिया कि डाइपोल मोमेंट के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो एंगल थीटा है। तो अभी सिचुएशन क्या क्रिएट हुई, अभी सिचुएशन बनी है कि भाई डाइपोल मोमेंट के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब देखिए मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए, इस पॉइंट को नाम देता हूँ बी और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ सी। तो ये साइड 2a है। अब मेरे को पता लगाना है ए बी साइड तो है 2a और भाई AC साइड मेरे को पता करना है। और ये जो डिस्टेंस है, देखिए ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई दोनों चार्जेस के बीच में, माइनस क्या हो और प्लस क्या हो के बीच में। तो भाई आप इसको कैसे लिखेंगे कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद देखिए भाई अभी फ्रॉम ट्रायंगल ABC हमने ABC ट्रायंगल ले लिया भाई ABC। तो हमें AC फाइंड आउट करना है कि AC कितना होगा। देखिए भाई ट्रायंगल इस तरह से है भाई, ये थीटा एंगल है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये डिस्टेंस है, ये हमें 2a दिया हुआ है। तो AC को कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, AC को कैलकुलेट करेंगे AC डिवाइडेड बाय AB। तो AC बाय AB क्या होगा भाई, AC बाय AB होगा भाई cos थीटा। तो AC आ गया भाई AB cos थीटा। तो भाई AB है भाई 2a के बराबर, ये होगा भाई 2a cos थीटा। सिमिलरली ऐसे ही हम BC को निकाल लेंगे। तो BC कितना हो जाएगा भाई, देखिए BC डिवाइडेड बाय AB, BC डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो BC इज इक्वल टू AB sin थीटा। तो भाई AB आ गया भाई 2a sin थीटा। तो अब हमें पता चल गया है कि जो ये डिस्टेंस है AC ये 2a cos थीटा है और जो ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2a sin थीटा है। अब आगे बात ये आती है
कि भाई टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आइदर फोर्स मैग्नीट्यूड, इन दोनों में से कोई फोर्स, इस साइड में कितना फोर्स लगता है भाई, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में है, नेगेटिव वाली फोर्स क्या लगती है भाई, माइनस क्यू। हम सभी जानते हैं कि भाई नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगती है F इज इक्वल टू माइनस क्यू भी। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है नेगेटिव चार्ज के ऊपर, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होती है, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स होती है प्लस क्यू इनटू ई। मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, जबकि नेगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट होती है। तो मैंने लिखा टॉर्क होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है भाई, आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है हमें, तो फोर्स क्या है भाई, या तो माइनस क्यू वी है या प्लस क्यू वी है। तो फोर्स कितना लेंगे भैया, हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना, कोई भी ले सकते हो, मैंने ले लिया क्यू वी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई 2a sin थीटा। तो टॉर्क आ गया भाई क्यू इनटू 2a sin थीटा। टॉर्क आ गया भाई क्यू इनटू 2a क्या होता है भाई, क्यू इनटू 2a होता है भाई डाइपोल मोमेंट p, ये आएगा भाई p sin थीटा। इसका क्या मतलब है भाई, टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब हम इस बारे में बात करेंगे, तो इसका मतलब होता है, हम बताते हैं, हमने कहा कि टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसका मतलब होता है कि टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। जैसे आपने पढ़ा है कि r कोई वेक्टर है, r इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो उसका मतलब होता है वेक्टर r इज इक्वल टू a क्रॉस b। इसी तरह मैंने लिखा टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, मैंने लिखा टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, तो टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। इसका क्या मतलब, इस बात का सुनिए, इस बात का मतलब समझिए। It means the direction of the torque is perpendicular to the plane containing P and E, and theta is the angle between P and E। देखिए भाई, अगर मान लीजिए डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है, डाइपोल मोमेंट और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो P क्रॉस E का क्या मतलब है भाई, P से हम स्टार्ट करेंगे और ई तक अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, जो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो हमें टॉर्क देगी भी। तो मैंने अब इसमें टॉर्क का क्या मतलब है कि भाई टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग पी एंड डी। तो क्या होगा भाई, हम राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं इसका डायरेक्शन। तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगी, हम बोर्ड से परपेंडिकुलर होगी टॉर्क की डायरेक्शन। और डायरेक्शन कैसे निकलेगी, पी क्रॉस ई, पी से स्टार्ट करिए और ई तक जाइए। तो यहाँ पर मैं पी क्रॉस ई करूँगा तो थंब की डायरेक्शन क्या होगी भाई, इनवर्ड होगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब है भाई कि इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज perpendicular to the plane containing P and E। जो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी भाई P से और E से। अब देखिए क्या केस अराइज होता है इसमें, फर्स्ट केस, इसमें फर्स्ट केस अराइज होता है भाई, केस फर्स्ट। मैंने कहा इफ P is parallel to E,
मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पैरेलल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा भाई, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे शो करूंगा, इस सिचुएशन को देखिए भाई, इस सिचुएशन को हम शो करेंगे भाई, ये तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो भाई डाइपोल मोमेंट किस तरह हो जाएगा भाई, ये माइनस क्या हो, ये प्लस क्या हो, डाइपोल हो गया। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज। तो अभी ये इस तरह से शो करोगे कि डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू पी। इस केस में टॉर्क क्या होगा भाई, टॉर्क पी ई साइन जीरो। व्हाट डू मीन बाय साइन जीरो, साइन जीरो इज जीरो, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो टॉर्क हो जाएगा, मतलब ये रोटेट नहीं करेगा। और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे भाई, इस केस को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस केस को क्या बोलेंगे भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है कि जब P पैरेलल हो जाए E के, P पैरेलल हो जाए E के, और भाई टॉर्क कितना है, जीरो, तो टॉर्क हो जाएगा P साइन जीरो जीरो। इस चीज को सभी ध्यान रखेंगे, P पैरेलल टू E। अब दूसरा केस अराइज होता है भाई, व्हेन P इज एंटी पैरेलल टू E, व्हेन P is anti-parallel to E। इसका एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सीबीएसई में कई बार आ जाता है। तो देखिए हम इसके बाद केस 2, when dipole moment P is anti-parallel to E। जब डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल हो जाए E के, क्या होगी ये सिचुएशन, देखिए भाई, ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा हूँ भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, और भाई ये माइनस का, ये प्लस का हो, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है भाई, इस साइड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये और डाइपोल मोमेंट का ये। तो थीटा जो एंगल बनता है इस केस में, वो कितना बना, 180। इसको ऐसे शो करेंगे, तो टॉर्क इस केस में कितना होगा भाई, तो टॉर्क ऑफ पी ई साइन 180 डिग्री, पी ई साइन 180, साइन 180 कितना होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो इस केस में भी कोई टॉर्क नहीं लगेगा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस केस को आप बोलोगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसके बाद लास्ट केस इसका हुई, लास्ट केस में ध्यान देखना हुई, नंबर 3, when dipole moment is perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड। कि भाई जब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा, देखिए भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इस केस में क्या हो जाएगा, जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ, ये माइनस क्या हो, ये प्लस क्या हो, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, P इस साइड होगी, E की क्या डायरेक्शन है, E की डायरेक्शन, तो मतलब E की डायरेक्शन ये और P की डायरेक्शन, एंगल कितना बना भाई, 90। इस केस में टॉर्क क्या होगा भाई, टॉर्क P
साइन 90 होता है 1, तो टॉर्क आएगा भी P इंटू ई। और ये कंडीशन में जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम होता है। इस केस में जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या था भाई, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, उस केस को मैंने नाम दिया था स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहां पर टॉर्क 0 हुआ था, P पैरेलल टू E था। उसके बाद सेकंड केस में हमने कहा व्हेन P इज एंटी पैरेलल टू E, उस केस को हम बोलते हैं थीटा 180 डिग्री, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसके बाद थर्ड केस था व्हेन P इज एंटी परपेंडिकुलर टू E, तो इसमें टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम। इस तरह से शो करेंगे। अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जाता है कि शो दैट नेट ट्रांसलेटरी फोर्स experienced by an electric dipole placed in uniform electric field zero। मैंने कहा कि ये शो करिए कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर जो ट्रांसलेटरी फोर्स लगती है नेट, वो 0। देखिए भाई, ये था भी केस, ये माइनस का चार्ज था, इस चार्ज की तरफ तो फोर्स किसकी साइड लगेगी, इस साइड लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट। इस पर फोर्स की साइड लगेगी, इस साइड लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से राइट में। डिस्टेंस कितना है, 2a डिस्टेंस था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ये थीटा इन दोनों के बीच में एंगल था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, ये डिस्टेंस 2a cos थीटा थी। ठीक है, इस एंड को, जिस एंड के ऊपर माइनस क्यू चार्ज रखा है इसको मैंने नाम दे दिया एंड ए, और जिस पर प्लस क्यू चार्ज रखा है इस एंड को मैंने नाम दे दिया एंड बी। तो अब बात ये आती है कि ये प्रूव करिए कि इसके ऊपर कोई नेट ट्रांसलेटरी फोर्स नहीं लगती है, तो उसको कैसे शो करेंगे भाई। देखिए भाई, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करी हुई इसमें भाई, एक फोर्स तो इस एंड में लग रही है प्लस क्या होगी, एक फोर्स इस एंड में लग रही है माइनस क्या होगी, तो टोटल फोर्स क्या होगी भाई, ये भाई टोटल फोर्स एक्टिंग एट एंड ए प्लस टोटल फोर्स एक्टिंग एट एंड बी। मैंने कहा जो टोटल फोर्स लग रही है डाइपोल के ऊपर वो सम होगी फोर्स एक्टिंग एट एंड ए प्लस फोर्स एक्टिंग एट एंड बी। तो टोटल फोर्स कितनी आ गई भाई, देखो भाई इस एंड में कितनी फोर्स होती है भाई, ए एंड पर माइनस क्या होगी प्लस, एंड बी के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है भाई, प्लस क्या होगी, तो टोटल फोर्स यही लग रही है, माइनस क्या होगी से प्लस क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, total force कितनी आ गई 0। तो in this way we can show that net translatory force acting on an electric dipole is 0। अब इस क्वेश्चन में तो खास बात ये थी इस पूरे कंसेप्ट में कि मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चल रहा था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो, उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ए रीजन एट एवरी पॉइंट ऑफ विच वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, व्हाइल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ए रीजन इन विच वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट।
इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है कि हर एक पॉइंट के ऊपर इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में क्या हुआ, हर एक पॉइंट पे डिफरेंट है, यहाँ कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। ठीक है, तो ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस था। लेकिन एक केस ये भी बना दिया जाए, एक केस चलो मैं और बनाता हूँ कि भाई व्हाट विल हैपन इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in non-uniform electric field। ये क्वेश्चन हो रहा कि भाई ये तो आपने बता दिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टोटल एक्सपीरियंस करता है, कितना एक्सपीरियंस करता है, नेट ट्रांसलेटिव फोर्स उसके ऊपर 0 होती है। अब मैं ये पूछता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, फर्क समझिए भाई, यूनिफॉर्म था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बताइए इस केस में क्या होगा, सुनिए ध्यान से कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या करेगा, इट विल एक्सपीरियंस ए नेट ट्रांसलेटरी फोर्स। ये क्या करेगा कि नेट ट्रांसलेटरी फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा। टॉक तो करता ही करता है, ये नेट ट्रांसलेटरी फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। किस साइड में, अब मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या हुई है, यहाँ पर माइनस क्या हुई है, तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, यहाँ पर कुछ और वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, और यहाँ पर कुछ और होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स तो ज्यादा लगेगी, क्या होगी इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, तो क्या हो इनटू में, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 20 वोल्ट पर मीटर, तो 20 इनटू क्या हो, 20 क्या फोर्स इधर लगी, और अगर यहाँ पर है 10, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट नॉन यूनिफॉर्म है, तो 10 इनटू में क्या होगी इधर लगी, तो 20 क्या होगी इधर लगी, 10 क्या होगी इधर लगी, तो डाइपोल किस साइड खिसकेगा, दूसरी साइड पे जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक नेट ट्रांसलेटरी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आंसर क्या होगा कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस a net translatory force as well as a torque। Thank you.